बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस। आपका सब्जेक्ट है, चैप्टर नंबर है 4, जिसका नाम है कार्यपालिका या फिर आप कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम कवर अप करेंगे आज की इस वीडियो में, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सभी क्वेश्चन आंसर हिंदी में भी समझाऊंगा और इंग्लिश में मैं आपको दिखा दूंगा कि आप जो है क्वेश्चन का आंसर कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये आप दिमाग में रख लीजिएगा, ये जो वीडियो है वो वन शॉट वीडियो है, एक ही वीडियो में आपके सभी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएंगे। बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। तो जैसा कि बच्चों चैप्टर का नाम है कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव, पहले हम हिंदी में क्वेश्चन आंसर देखेंगे फिर इंग्लिश में देखेंगे। तो कार्यपालिका, सबसे पहले तो पूछेगा कार्यपालिका से आप समझते क्या है, और फिर इससे संबंधित एक प्रश्न पूछ लेगा कि इसके प्रकार कौन कौन से। अब इसको अलग से पूछ सकते हैं इसके प्रकार को, क्योंकि इसे दो भागों में बांटा गया है। तो उसके प्रकार में पूछेगा इस तरह से: सामूहिक नेतृत्व तथा एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित जो कार्यपालिका है उसका वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे भाई कार्यपालिका होता क्या है। तो देखो कार्यपालिका का यहाँ पे अर्थ क्या है। हमें पता है कि भारतीय संविधान में सत्ताओं का बंटवारा 3 संस्थाओं में, कौन कौन सी? एक विधायिका है, ठीक है, एक कार्यपालिका है और एक है न्यायपालिका। तो इसमें जो कार्यपालिका है ये सरकार का वह अंग है जो विधायिका के द्वारा, यानी कि जो विधायिका है ये क्या करती है? कानून को बनाती है, ठीक है। और जो कार्यपालिका ये क्या करती है? उसको लागू करती है। और न्यायपालिका उससे जो संबंधित वाद विवाद है, ठीक है, जो झगड़े होते हैं उनको निपटाती है। तो कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका के द्वारा स्वीकृत जो नीतियां होती हैं, जो कानून होते हैं, उनको लागू करने के लिए जिम्मेदार होता है। अब कार्यपालिका में राष्ट्रपति भी होता है, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद भी होती है और सिविल सेवा के सदस्य भी होते हैं। और जो कार्यपालिका होती है उसके अंतर्गत ये देखा जाता है ज्यादातर कि भारत का, अगर हम भारत की बात करें तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का देश का या फिर कह लीजिए कार्यपालिका का एक उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए इसको दो भागों में कैसे बांटेंगे। सबसे पहले सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित। तो सामूहिक यानी कि एक से अधिक। तो यहाँ पे है संसदीय व्यवस्था। तो संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है? कार्यपालिका, विधायिका और एक न्यायपालिका। ठीक है, ये किसके प्रति उत्तरदायी होती हैं? ये क्या नाम, जनता के प्रति, और उन्हीं से नियंत्रित होती हैं। ठीक है, कैसे नियंत्रित होती है? आपको पता है जब चुनाव होता है तो कार्यपालिका जो विधायिका है इनके सदस्य चुने जाते हैं चुनाव के द्वारा। तो सिंपल सी बात है, उन्हीं के प्रति लोग, जनता उत्तरदायी होगी, उन्हीं से नियंत्रित भी होती है। अब यहाँ पे जो संसदीय व्यवस्था होती है उसमें एक बात और होती है कि देश जो है, देश का प्रमुख या तो राजा हो सकता है या फिर राष्ट्रपति, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, और जो सरकार का प्रमुख होगा वो होगा प्रधानमंत्री। देश का प्रमुख राजा या राष्ट्रपति और सरकार का प्रधानमंत्री। अर्थात मंत्रिपरिषद तभी अस्तित्व में आएगी जब प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ ग्रहण करेगा। उदाहरण देश हैं जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड और पुर्तगाल। तो ये तो समझ में आ गया आपको सामूहिक नेतृत्व के आधार पर पहला संसदीय। अब आती है अर्ध अध्यक्षात्मक। ठीक है, ये बात दूसरी है, अर्ध अध्यक्षात्मक। सामूहिक नेतृत्व के आधार पर ये, तो इसमें है कि देश का जो प्रमुख है वो कौन होता है। इसमें जो है देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। यहाँ पर प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह होगा? विधायिका के प्रति। उदाहरण देश हैं फ्रांस, रूस और श्रीलंका। ठीक है, तो कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं इन दोनों में। अब बात आती है आगे, एक व्यक्ति की नेतृत्व, यानी कि जिसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति को सारी कार्यकारी जो शक्तियां हैं, यानी कि देश का और सरकार का प्रमुख एक ही हो। तो देश एवं सरकार का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। जैसे कि उदाहरण ले लेते हैं हम अमेरिका। तो अमेरिका में जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, वो देश के भी और सरकार दोनों के ही प्रमुख हैं। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान से होता है। ठीक है, जैसे हमने संसदीय व्यवस्था में क्या देखा था कि जो प्रधानमंत्री होता है इसका चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो राष्ट्रपति है उसका चुनाव जनता के द्वारा होता है। प्रधानमंत्री नहीं है तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति जो है वो विधायिका के प्रति यहाँ पे जवाबदेह नहीं होता है, बल्कि जो संसदीय होती है इसमें क्या होता है? उत्तरदायी होते हैं, लेकिन इसमें उत्तरदायी नहीं है। उदाहरण देश अमेरिका होगी, ब्राजील होगी और लैटिन अमेरिका। तो आपको समझ में आ गया जो कार्यपालिका है उनके प्रकार। सिंपल सा क्वेश्चन है ये हमारा पहला वाला, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ठीक है, तो इस चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब समझिए इसे इंग्लिश में। तो इंग्लिश में पूछेगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एग्जीक्यूटिव, यानी क्या मतलब है, एंड डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। या फिर इस तरह से पूछ लेगा व्हाट इज द एग्जीक्यूटिव सिस्टम बेस्ड ऑन कलेक्टिव लीडरशिप एंड द पर्सन लीडरशिप प्रिंसिपल, यानी कि सिद्धांत के आधार पे एक तो कलेक्टिव और एक वन पर्सन। तो सबसे पहले तो आपको मीनिंग बता देनी है एग्जीक्यूटिव की क्या है, उसके बाद
लीडरशिप, पार्लियामेंट्री एंड सेमी प्रेसिडेंटल। तो पार्लियामेंट्री ये वाली हो जाएगी आपकी और ये दूसरी वाली, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया, मैंने आपको दिखा दिया इंग्लिश में। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप प्रेसिडेंटल, तो प्रेसिडेंटल किस तरह से आप इसे लिखेंगे यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति से संबंधित है। राष्ट्रपति से संबंधित आपके कुल जो है वो 6 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब इन 6 प्रश्नों में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप समझिए। सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रपति की पद तथा स्थिति इसका वर्णन कीजिए। दूसरा ऐसे पूछेगा भारत के राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए योग्यताएं, ठीक है, योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए तथा इसका चुनाव कैसे होता है। राष्ट्रपति के विशेष अधिकार का वर्णन कीजिए। और ऐसे पूछेगा राष्ट्रपति का जो विशेष अधिकार होता है वो राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित होता है, कैसे। क्या मंत्रिमंडल की सलाह राष्ट्रपति को हर हाल में माननी ही पड़ती है, या फिर इस तरह से राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जाता है, अथवा महाभियोग का वर्णन कीजिए। तो अब हम समझते हैं। सबसे पहले तो जब आप राष्ट्रपति जी के बारे में कोई भी क्वेश्चन लिखेंगे तो एक सिंपल सी जो एक भूमिका है वो आप लिख देंगे। जब आपका 6 मार्क्स का 4 मार्क्स का पूछेगा, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को देश का औपचारिक प्रधान माना जाता है। राष्ट्रपति के पास कार्यकारी, विधायी, कानूनी व आपातकालीन शक्तियां तो प्राप्त हैं, परंतु वे इन सभी शक्तियों का प्रयोग कब करेगा, जब वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह ले लेगा तब। तो अब समझिए इसका सबसे पहला क्वेश्चन है राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो देखिए राष्ट्रपति हो चाहे आपका प्रधानमंत्री हो, थोड़ा सा डिफरेंस है इनकी योग्यताओं में। क्या क्या डिफरेंस है? सबसे पहला देखिए यहाँ पे जो समानताएं हैं, इक्वलिटी है, वो क्या है, भारत का नागरिक हो, किसी न्यायालय के द्वारा सजा प्राप्त ना हो, किसी के लाभ पद पर आसीन ना हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की उसकी योग्यता होनी चाहिए, पागल तथा दिवालिया ना हो। अब एक चीज बची है यहाँ पे आयु। तो राष्ट्रपति के लिए 35 है, प्रधानमंत्री के लिए 25 है। अब यहाँ पे लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता की बात की गई है, वही जब हम प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो उसमें बताएगा कि 6 महीने के अंदर आपको, अगर मतलब आप संसदीय सदस्य नहीं है और आप प्रधानमंत्री बन गए तो 6 महीने के अंदर आपको संसद का सदस्य बनना होगा, अगर नहीं तो आपको त्यागपत्र देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो होगी उनकी योग्यता। अब है राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति पद का चुनाव कैसे होता है? तो राष्ट्रपति पद का जो चुनाव है वो कोई आम जनता नहीं करती, बल्कि विधायक करते हैं और सांसद करते हैं, ठीक है। यह निर्वाचन जो है वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर और एकल संगमरमरीय मत के सिद्धांत पर आधारित होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि राष्ट्रपति को हटाना है, ठीक है, उसके कार्यकाल से पूर्व, तो उस पर महाभियोग की प्रक्रिया को लगाकर हटाया जा सकता है। तो अब आपको समझ में आ गया राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए और उससे कैसे हटाया जा सकता है या फिर पद का चुनाव। अब दूसरा आ जाता है राष्ट्रपति के विशेष अधिकार। विशेष अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विशेष अधिकार में एक लाइन आप जरूर लिखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिमंडल होगा जो उनकी सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। लेकिन यहाँ पर एक लाइन अभी और लिख देंगे आप कि यहाँ पर जो राष्ट्रपति है उसे कुछ विशेष अधिकार भी दिए गए हैं जिससे वो अपने पद का सदुपयोग कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला विशेष अधिकार है विधेयक को सदनों में पुनर्विचार के लिए लौटा देना। बहुत अच्छा है ये, क्योंकि देखिए संसद के द्वारा जब राष्ट्रपति को कोई विधेयक यानी कि कोई कानून भेजा जाता है और राष्ट्रपति को लगता है कि नहीं भाई इसमें कुछ अभी कमी रह रही है, ठीक है, या फिर ये देश के हित में नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, यानी कि जो राष्ट्रपति है वो क्या कर सकता है, उसे पुनर्विचार के लिए यहाँ पे संसद में वापस भेज देगा, ठीक है। और अगर संसद बिना किसी बदलाव के, लेकिन अब एक चीज देखिए कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो कोई विधेयक संसद भेजा गया है, तो राष्ट्रपति ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही गली से उठ के बन गए, कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी तभी भेजा है। तो फिर भी हम मान लेते हैं कि अगर संसद ने कोई बदलाव नहीं किया और उसे ऐसे ही भेज दिया, तो दूसरी बार जब विधेयक आएगा तो राष्ट्रपति को मजबूरन उसे स्वीकृति देनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन पुनर्विचार के लिए भेजना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहला पता चल गया आपको, विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। दूसरा है वीटो शक्ति। ये बहुत अहम शक्ति है। वीटो शक्ति का प्रयोग करके राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है। अभी हमने क्या देखा था कि यदि कोई क्या कहते हैं कि गलती है या फिर कुछ कमी है तो राष्ट्रपति क्या करता है, उसे संसद में वापस भेज सकता है पुनर्विचार के लिए।
अब वो दोबारा भेज देगा तो उसे साइन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे यूज कर सकता है वो वीटो शक्ति, ठीक है, वीटो शक्ति का उपयोग करेगा और उस विधेयक को अपने पास बहुत समय तक रख सकता है। जब संसद के द्वारा राष्ट्रपति को कोई विधेयक भेजा जाता है तो राष्ट्रपति चाहे तो उसे अपने पास एक अनिर्धारित समय तक रख सकता है। यानी कि ऐसे समझ लीजिए कि राष्ट्रपति की पॉकेट में ये जो एक विधेयक आया, उसने इस विधेयक को क्या कर लिया, अपनी पॉकेट में रख लिया। अब ये उसे कभी भी चाहे निकाल सकता है, कभी भी चाहे फेंक सकता है, ऐसा सीन होता है, ठीक है। इससे उसे अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल करने का मौका मिल जाता है, जिसे हम पॉकेट वीटो कहते हैं। लेकिन ये पॉकेट वीटो धन विधेयक पर लागू नहीं होती। जहां तक मुझे याद है धन विधेयक को राष्ट्रपति को 14 दिन के अंदर मंजूरी देनी पड़ती है, ठीक है। कितने दिन के अंदर? 14 दिन के अंदर। अब आता है तीसरा, औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री की नियुक्ति। इसके ऊपर एक अलग से 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, आपको समझाऊंगा आगे अभी। तो औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री की नियुक्ति, इसके तहत जो है वो अपने एक राजनीतिक विशेष अधिकार का उपयोग करता है। क्यों करता है? जब चुनाव के बाद किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, ठीक है, या फिर गठबंधन की सरकार भी ना बन पाए, पूर्ण बहुमत भी ना मिले और गठबंधन की सरकार भी ना बन पाए, उस समय राष्ट्रपति को एक अहम भूमिका निभाते हुए एक प्रधानमंत्री को चुनना पड़ता है। और ऐसा समय जब ना तो पूर्ण बहुमत थी, ठीक है, ना ही तो गठबंधन की सरकार बनी थी, ऐसा समय था 1989 से 1998, क्योंकि इस समय जो है कई सरकारें आई, कई सरकारें गिरी भी थी, ठीक है। तो राष्ट्रपति के ये हो गए आपके विशेष अधिकार। आई होप आपको समझ में आ गया होगा राष्ट्रपति के विशेष अधिकार क्या क्या है। तो सबसे पहला विधेयक को सदन में पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, दूसरा है वीटो शक्ति, तीसरा औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अब आ जाता है अगला क्वेश्चन, 4 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। कई मामलों में राष्ट्रपति को हर हाल में मंत्रिमंडल की जो सलाह है उसे मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है। ये क्वेश्चन हमारा क्या था? ये क्वेश्चन हमारा ये वाला था कि क्या मंत्रिमंडल को राष्ट्रपति की सलाह हर हाल में माननी ही पड़ती है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे लिखेंगे आंसर। तो पहला लिखेंगे कि भारत की जो संसदीय शासन प्रणाली है इसमें राष्ट्रपति शासन अथवा कार्यपालिका का संवैधानिक और औपचारिक प्रधान होता है, लेकिन जो वास्तविक शक्ति वो किसके पास है? प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के हाथ में। तो ये तो हो गई एक सिंपल सी भूमिका। अब लिखेंगे कि अनुच्छेद 74 में ये उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों को करने के लिए, उसको सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिमंडल होगा जो राष्ट्रपति के कार्यों में उनको सलाह देगा, ताकि राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिमंडल के अनुसार ही कार्य करे। संविधान के अनुसार, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान देश का प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति अपने अधिकार का उपयोग करने से पूर्व उस मंत्रिमंडल से सलाह मांगेगा कि हाँ मैं ये करूं या नहीं करूं, ठीक है। राष्ट्रपति किसी विषय यानी कि नियम के संदर्भ में पुनर्विचार करने के लिए बोल सकता है। यानी कि मान लीजिए कि मंत्रियों को कोई एक विधेयक पास करवाना है, ठीक है, मंत्री को, तो वो क्या करेगा? राष्ट्रपति के पास भेजेगा। लेकिन राष्ट्रपति के पास ये राइट है कि वो चाहे तो उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। साथ ही मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार के बाद जो सलाह दी जाती है उसके अनुसार राष्ट्रपति जो है वो कार्य करने के लिए मजबूर हो जाता है। देखिए सिंपल सी बात यह है कि यह है राष्ट्रपति, ठीक है, और ये है प्राइम मिनिस्टर की मंत्रिपरिषद, ठीक है। तो इसके द्वारा कोई भी एक नियम भेजा गया कि आपको ये करना है, मैं आपको ये सलाह देता हूँ राष्ट्रपति जी, आपको जो है बजट यहाँ पे 2000 करोड़ का एक बजट जो है वो आपको लागू करना है। तो राष्ट्रपति कहेगा नहीं यार इतना पैसा तो है नहीं हमारे पास, तो मैं बोलता हूँ इसको कि इसे चेंज करो। अब ये जो है क्या नाम है, प्रधानमंत्री यानी कि मंत्रिपरिषद जो वो कहती नहीं हमें तो यही करना है, तो अब जो है वो उसे मजबूरन, तो यहाँ पे उसकी मजबूरी है कि उसे हर सलाह हर परिस्थिति में उसे जो मंत्रिपरिषद की सलाह माननी ही पड़ेगी, सिंपल सा है। तो यही चीज यहाँ पे दर्शाई गई है, ठीक है। उसके बाद है इस प्रकार, यानी कि जैसे मैंने अभी आपको समझाया, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति को हर हाल में मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 74 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति कोई भी कार्य करेगा तो उससे पूर्व वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह लेगा, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी को? अगला क्वेश्चन आ जाता है कि मंत्रिमंडल की सलाह क्या राष्ट्रपति को हर हाल में माननी ही पड़ती है? अभी देखो हमने क्या देखा, ये बाध्य होना पड़ता है, अब आता है कि माननी ही पड़ती है। हालांकि दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से मिलते ही हैं, ठीक है। तो इसे समझिए, फिर उसे भी मैं आपको इससे रिलेटेड करके समझा दूंगा। संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत मंत्रिपरिषद विधायिका में बहुत ही समर्थन पर निर्भर होती है। हमें पता है कि मंत्रिपरिषद किस पर निर्भर होती है? विधायिका के समर्थन पर। मंत्रिपरिषद को कभी भी हटाया जा सकता है,
तब उसकी जगह नई मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करनी पड़ती है। ठीक है, ऐसी परिस्थिति में एक सेकेंड, यहाँ पे जो क्वेश्चन का टॉपिक है ये गलत है। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये गलत है, ये टॉपिक जो है वो आपका यही वाला है, यही वाला वो टॉपिक है। यहाँ पे जो टॉपिक होना चाहिए था वो टॉपिक है ये वाला, एक सेकेंड, हाँ ये वाला, कि राष्ट्रपति का विशेष अधिकार राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित होता है। ठीक है, या फिर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे करता है उसके संबंध में आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये जो है इसे आप भूल जाइए, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था कि जो राष्ट्रपति है, ठीक है, राष्ट्रपति मंत्री सॉरी प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है, या फिर नियुक्ति कैसे करता है उसके बारे में। तो हमें पता है कि संसदीय व्यवस्था में मंत्रिपरिषद विधायिका के समर्थन पर निर्भर होती है, और जब भी समर्थन हटाया जाएगा तो मंत्रिपरिषद को कभी भी हटाया जा सकता है, उसकी जगह नई मंत्रिपरिषद की हमें नियुक्ति करनी पड़ती है। कई बार क्या होता है कि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, या तो वो त्याग पत्र दे देता है, या तो कुछ और भी रीजन होते हैं जिसकी वजह से जो प्रधानमंत्री होता है उसका पद रिक्त हो जाता है और मंत्रिपरिषद भी भंग हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में एक ऐसे राष्ट्र प्रमुख की, यानी कि एक ऐसा राष्ट्र प्रमुख, देश का प्रमुख होना चाहिए जिसका कार्यकाल स्थायी हो। तो हमें पता है राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है, स्थायी है। इसके पास प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की शक्ति हो, तो हमें पता है राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की शक्ति है, और एक सांकेतिक रूप से जब प्रधानमंत्री नहीं है तो देश को चलाने की भी शक्ति हो, तो ये भी है। और जब चुनाव संपन्न हो, और जब चुनाव संपन्न होने के बाद किसी को स्पष्ट बहुमत भी ना मिले, तो देखिए यहाँ पे 3-4 चीजें अभी आपको कंफ्यूज कर देंगे। देखिए सबसे पहले तो आप क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति किन परिस्थितियों में करता है, या फिर इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा आपका कि राष्ट्रपति का विशेष अधिकार राजनीतिक परिस्थितियों पर कैसे आधारित होता है। तो सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे कि मंत्रिपरिषद जो है वो विधायिका के समर्थन पर निर्भर करती है। ठीक है, जब प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है या त्यागपत्र देता है, यानी कि जो प्रधानमंत्री है उसका पद रिक्त हो जाए, तो उस समय जो राष्ट्रपति है वो एक अहम भूमिका निभाते हुए एक नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अब वो चुनाव करवाता है, चुनाव में किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, ठीक है, और गठबंधन की सरकार भी नहीं बन रही, तो ऐसे में वो एक उसकी एक अतिरिक्त जिम्मेदारी बन जाती है कि अब जो है मुझे एक देश प्रमुख की जरूरत है, यानी कि एक ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत है जो देश को चला सके। जब सरकार स्थायी ना हो और गठबंधन सत्ता में हो, तब राष्ट्रपति की जो हस्तक्षेप है उसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इस प्रकार जो राष्ट्रपति का विशेष अधिकार है वो किस पर आधारित होता है, राजनीतिक परिस्थितियों। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया यहाँ पे। तो आगे बढ़ जाएं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो एक सेकेंड, हाँ अब आता है अगला वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो देखो भाई, अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का अतिक्रमण मतलब कि संविधान का उल्लंघन करने पर या फिर संविधान के विरुद्ध जाने पर राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग चलाया जा सकता है। सिंपल सा है, ठीक है। महाभियोग क्या है? महाभियोग जो है वो एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो राष्ट्रपति के विरुद्ध संसद के द्वारा चलाई जाती है। ठीक है, क्या है ये महाभियोग? महाभियोग ऐसी प्रक्रिया है, न्याय की प्रक्रिया है जो राष्ट्रपति के विरुद्ध संसद के द्वारा चलाई जाती है। महाभियोग का प्रस्ताव जो है, ठीक है, देखो महाभियोग जो है हमारी 2 सदन है, एक लोकसभा है, एक है राज्यसभा। तो दोनों में ही किसी भी सदन में ये जो महाभियोग है इसको पेश किया जा सकता है, और उसको हटाने से पहले, ठीक है, क्या होता है कि जैसे एक सदन के द्वारा जब ये पारित हो गया, जब दूसरे सदन में जाएगा ना, तब राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना मिलती है कि भाई एक तरफ से तो हमको हटा दिया गया है, अब हमें दूसरी जगह पे हम अपनी जो न्याय है, यानी कि हम न्याय की गुहार लगा सकते हैं। यदि इस प्रस्ताव को सदन में 2/3 से अधिक बहुमत प्राप्त हो जाता है तो उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप दूसरे सदन में उसकी जांच होती है, और दूसरे सदन में भी यदि उन आरोपों को 2/3 बहुमत से स्वीकार कर लिया गया तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होगा। लेकिन राष्ट्रपति को दूसरे सदन में स्वयं अथवा किसी प्रतिनिधि के माध्यम से स्पष्टीकरण देने का अधिकार है। यानी कि देखिए क्या होगा कि अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो ये 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा होती है, एक लोकसभा होती है। तो चाहे तो राज्यसभा में, चाहे तो
लोकसभा में किसी भी एक सदन में पहले पेश कर देंगे। अब यहाँ से ये पारित हो गया कि हाँ भाई इसे हटा देना चाहिए। अब जब ये यहाँ पे जाएगा ना, राज्यसभा में जाएगा या फिर राज्यसभा से लोकसभा में जाएगा, कहीं पे भी जाए, हमने माना पहले कहाँ पे आया, फर्स्ट, यहाँ पे दूसरा आया राज्यसभा में। तो जब यहाँ पे पहुंचेगा ना, तब आप वहां राष्ट्रपति को बताया जाएगा 14 दिन पहले कि भैया अब हमने आपको एक जगह से निकाल दिया, बहुत जल्दी दूसरी जगह से भी निकाल देंगे। तब यहाँ पे राष्ट्रपति जो है वो अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए या तो खुद आता है या फिर अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना जो स्पष्टीकरण है वो भेजता है। तो आपको समझ में आ गया महाभियोग क्या है। तो बच्चों, राष्ट्रपति से संबंधित आपके ये 5-6 प्रश्न हैं जो कि मैंने आपको इजीली अच्छे तरीके से समझा दिए। राष्ट्रपति के लिए योग्यता और पद का चुनाव, राष्ट्रपति के विशेष अधिकार क्या क्या हैं, क्या मतलब कई मामलों में राष्ट्रपति को हर हाल में मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे करता है, और लास्ट, राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे चलाया जाता है। अब समझिए इन क्वेश्चंस को इंग्लिश में। तो इंग्लिश में देखिए क्वेश्चंस कुछ इस तरह से पूछे जाएंगे। डिस्क्राइब द ऑफिस एंड पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट। सेकंड, व्हाट शुड बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड हाउ इज इट सिलेक्टेड। डिस्क्राइब प्रिविलेजेस ऑफ द प्रेसिडेंट। द prerogative of president is based on the political competence. Explain. Does the president have to follow the advice of the cabinet at all costs? How is the president removed from his office or describe impeachment? तो ये सभी जो क्वेश्चंस हैं इसके आंसर्स मैं आपको आगे दिखा देता हूँ और टॉपिक मैंने लिखे हुए यहाँ पे। सबसे पहला है क्वालिफिकेशंस ऑफ प्रेसिडेंट, ये है, एंड प्रेसिडेंटल जो इलेक्शन है वो कैसे होता है उसके बाद है प्रेसिडेंट प्रिविलेजेस, यानी कि जो उसके विशेष अधिकार है वो कौन कौन से हैं। तो कैन रिटर्न द विल टू द हाउस यानी कि संसद, वीटो पावर, फॉर्मली अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ओके, in many cases the president is compelled to follow the advice of cabinet at any cost। ठीक है, अब यहाँ पे ये गलत है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है हाउ कैन प्रेसिडेंट अपॉइंट, ठीक है, अपॉइंट पीएम, यानी कि वो प्राइम मिनिस्टर को कैसे अपॉइंट करता है। उसके बाद इम्पीचमेंट क्या होती है, यानी कि जो महाभियोग है वो क्या होता है। तो राष्ट्रपति के संबंध में ये सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हमारे। अब बढ़ते हैं अगला पार्ट आता है बच्चों प्रधानमंत्री से संबंधित। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री के बारे में हमसे पूछेगा प्रधानमंत्री के लिए क्या क्या योग्यता है, और सबसे बड़ा प्रश्न सरकार में प्रधानमंत्री का क्या स्थान है एवं प्रधानमंत्री की शक्ति के स्रोत क्या है, या फिर जिसमें आपको सब कुछ लिखना है उसमें प्रश्न पूछेंगे प्रधानमंत्री की सरकार में क्या भूमिका है उसका वर्णन कीजिए, प्रधानमंत्री की शक्तियां और उनका प्रयोग तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है, इसे समझाइए। तो सभी क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक ही आंसर लिखना है, सिर्फ एक को छोड़ के, योग्यता, क्योंकि योग्यता है तो आपको 4-5 लाइनें लिखनी है योग्यता की। ये जो आपके 3 प्रश्न है इनमें आपको एक ही आंसर लिखना है। कौन कौन से, इस वाले में, इसमें और इसमें, वो क्या है अभी आप लिखेंगे। तो सबसे पहले तो एक भूमिका लिखेंगे आप इन क्वेश्चंस में कि औपचारिक रूप से देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है लेकिन सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, जिसके पास ऐसी बहुत सारी शक्तियां होती हैं जो ये सुनिश्चित करता है कि राज्य यानी कि जो देश है उसका विकास एवं संचालन किस प्रकार से किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक सी भूमिका हो गई। अब हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो देखो, योग्यता में सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। न्यूनतम आयु का कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। वह पागल या फिर दिवालिया नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री या फिर जितने भी मंत्री हैं उन सभी के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। यदि कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य बिना हुए मंत्री बन जाता है या प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसे 6 महीने के अंदर किसी भी सदन, चाहे लोकसभा राज्यसभा, किसी भी सदन का उसे एक सदस्य निर्वाचित होना पड़ेगा, अन्यथा उसे अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। और इसमें एक दो चीज और आप पॉइंट अटैच कर सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री है जो अप्लाई कर रहा है, ठीक है, योग्यता में, कि जो न्यायालय है उसके द्वारा सजा प्राप्त भी नहीं होनी चाहिए। तो एक तो
इन तीनों ही प्रश्नों में आपने क्या किया कि एक तो ये लिख दी छोटी सी भूमिका। अब जो आपके पॉइंट्स आते हैं उन पॉइंट्स में सबसे पहला तो आप लिख देंगे योग्यता। दूसरा पॉइंट लिखेंगे सरकार में सर्वोपरि स्थान। कैसे? प्रधानमंत्री का स्थान सरकार में सर्वोपरि है। क्यों? क्योंकि मंत्रिपरिषद जो है वो तभी अस्तित्व में आती है जब प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ ग्रहण करता है, तो इसीलिए प्रधानमंत्री का सरकार में सर्वोपरि स्थान है। उसके बाद बहुमत प्राप्त दल का नेता। हमें पता है कि यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या फिर वो त्याग पत्र दे दे तो पूरी की पूरी जो मंत्रिपरिषद है वो क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। अर्थात प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। जैसे ही वह अपना बहुमत खोता है, यानी कि जैसे ही उसका बहुमत जो है वो हटने लगता है, वो अपना पद भी खो देता है। उसके बाद मंत्रिपरिषद का प्रधान। जो प्रधानमंत्री होता है वो मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। कैसे? उसके मंत्रिपरिषद में कौन कौन से लोग मंत्री होंगे, किस मंत्री को कौन सा पद दिया जाएगा, ठीक है, विभिन्न मंत्रियों के पद स्तर और उनके मंत्रालयों का आवंटन भी कौन करता है? प्रधानमंत्री ही। तो मंत्रिपरिषद का प्रधान हो गया। राष्ट्रपति को सलाह देना। प्रधानमंत्री जो है वो एक तरफ मंत्रिपरिषद उसकी देखभाल करता है, कार्य देखता है कैसे हो रहा है, देश को देखता है, साथ ही साथ जो प्रशासन है, देश में क्या चल रहा है, जो कानून नए नए बन रहे हैं उसके बारे में राष्ट्रपति को सूचित भी करता है। ठीक है। फिर है प्रधानमंत्री के शक्ति के स्रोत। तो प्रधानमंत्री के शक्ति के बहुत सारे स्रोत हैं, अभी हम आगे यहाँ पे भी देखेंगे। पहले तो छोटे में यहाँ पे देख लीजिए कि मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण, लोकसभा का नेतृत्व, मीडिया तक पहुंच, चुनाव के दौरान उसका व्यक्तिगत उभार, विदेशी यात्राओं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक राष्ट्रीय नेता की छवि। तो इस तरह से आप ये इसके स्रोत लिख देंगे शक्ति के। फिर आगे आ जाता है 91 संविधान संशोधन। ये क्या था? तो 91 संविधान संशोधन जो था ये एक ऐसा संविधान संशोधन था जिसमें ये व्यवस्था की गई थी कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा के जो विधानसभा की कुल संख्या है उसकी 15% तक रहेगी। ठीक है। मान लीजिए अगर हम लोकसभा की बात करें, ठीक है, तो लोकसभा में वर्तमान में कितने सदस्य होते हैं? 545। 545 डिवाइड बाय 15, इसको हम डिवाइड करेंगे कितना आएगा? मान लेते हैं अराउंड 36 या 37 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 36 या 37। तो ये 36 या 37 ही मंत्रिपरिषद में सदस्य होंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। जब आप ये क्वेश्चन लिखेंगे कौन सा, चाहे आप लिखें कि सरकार में प्रधानमंत्री का स्थान क्या है, चाहे आप लिखें इसकी भूमिका क्या है, या फिर शक्तियां उसके तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति पर निर्भर करती हैं, ये बात, तो सभी में एक ही लिखेंगे। अब आते हैं इसके शक्ति के स्रोत पे, तो वो तो हमने देख ही लिया यहाँ पे, ये वाला शक्ति के स्रोत क्या है उसके। अब थोड़े बड़े में देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं मंत्रिपरिषद में प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तथा संसद के बीच सेतु का कार्य करता है, यानी कि वो तो मंत्रिपरिषद का तो प्रमुख है ही, साथ ही साथ राष्ट्रपति और संसद के बीच एक सेतु का कार्य भी करता है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री की मीडिया तक पहुंच भी होती है। प्रधानमंत्री के चुनाव के दौरान उसका व्यक्तिगत भार भी सामने आता है। प्रधानमंत्री जब विदेशी यात्राओं पर या फिर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में जाते हैं तो एक राष्ट्रीय नेता की छवि भी सामने उभर कर आती है। तो ये सभी छोटे छोटे पॉइंट जो है वो आप इसमें लिख देंगे। तो अब आपको समझ में आ गया प्रधानमंत्री से संबंधित ये सभी प्रश्न उत्तर। चलिए आगे बढ़ जाएं, इंग्लिश में समझते हैं। तो इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सेकंड, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट एंड व्हाट आर द सोर्स ऑफ पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन पूछेगा डिस्क्राइब द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट, या फिर द पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड देयर यूज डिपेंड ऑन द पॉलिटिकल सर्कमस्टेंस ऑफ द टाइम। ठीक है, तो क्या वो क्वालिफिकेशंस है, पोजीशंस क्या है और रोल क्या है, पावर के सोर्स क्या है, सारे कुछ। तो एक बेसिक सी जो आप लिखेंगे भूमिका, वो तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसको। फिर जो आपका क्वेश्चन है उसमें सभी को आपको क्या करना है, एक ही इस फॉर्मेट को कॉपी कर लेंगे। पहले एलिजिबिलिटी, ठीक है, और ये 2-3-4 पॉइंट जो है यहाँ पे, ठीक है, पहले एलिजिबिलिटी, पैरामाउंट पोजीशन इन गवर्नमेंट, लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी, हेड एंड काउंसिल मिनिस्टर, एडवाइजिंग द प्रेसिडेंट, sources of power of prime minister, 91st constitutional amendment. The power of the prime minister and their use depend on political
ऑफ द टाइम फॉलोइंग आर सोर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो कौन कौन से सोर्सेस हैं वो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म हो गया आपका ये प्रधानमंत्री। अब बात करते हैं अगला, सबसे आखिरी प्रश्न है, बहुत छोटा सा प्रश्न है, नौकरशाही का वर्णन कीजिए। तो नौकरशाही क्या होती है? तो देखो, नौकरशाही जो है, नौकरशाही में सरकार के स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी नीतियों को बनाने में तथा उन्हें लागू करने में मंत्रियों की सहायता करते हैं। यानी कि नौकरशाही क्या है, ये एक कह सकते हैं, अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, नौकरशाही एक ऐसी संस्था है जो मंत्रियों को, ठीक है, और जो अधिकारी होते हैं उनको अपनी नीतियां बनाने में, लागू करने में सहायता करते हैं, सिंपल सा। अब इसमें एक टर्म आएगा नागरिक सेवा, एक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी। तो नागरिक सेवा क्या है? नागरिक सेवा के अंतर्गत शासन के कार्यकारी अंग में प्रधानमंत्री, मंत्रीगण, नौकरशाही और प्रशासनिक मशीनरी का एक विशाल संगठन सम्मिलित होता है। इस ढांचे को सैन्य सेवाओं से, सैन्य सेवा कौन सी होती है? आईपीएस, ऐसी जो सेवाएं हैं उनसे अलग करने के लिए इसे क्या कहा गया है? नागरिक सेवा, जिसमें प्रधानमंत्री, मंत्रीगण और नौकरशाही के सभी सदस्य सम्मिलित होते हैं। फिर आती है दक्ष प्रशासनिक मशीनरी। भारत जो है, यहाँ पे एक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है, लेकिन यह मशीनरी राजनीतिक रूप से उत्तरदायी है, जिसकी अहम भूमिका नई सरकार को अपनी नीतियां बनाने में और उन्हें लागू करने में मदद करती है। तो बेसिकली मशीनरी से यहाँ पे मतलब ये है कि हमारे पास कुछ ऐसे अधिकारी मौजूद हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए कार्य करते हैं? जब कोई सरकार जो है, नई सरकार आती है, तब उसकी नीतियों को बनाने में ये सहायता करते हैं। और नागरिक सेवा में वो सरकार ही इसमें सम्मिलित होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद ये सभी सम्मिलित हैं इसमें। उसके बाद आता है कि ये जो सदस्य होते हैं इनका चुनाव कैसे होता है? तो नौकरशाही में, यानी कि नौकरशाही में अखिल भारतीय सेवाएं, जिसे आप कह सकते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, ठीक है, केंद्रीय सेवाएं, केंद्रीय सेवा में भारतीय विदेश सेवा होता है, भारतीय सीमा शुल्क होता है, प्रांतीय सेवाएं, डिप्टी कलेक्टर, बिक्री कर अधिकारी, ये सभी सम्मिलित होते हैं, स्थानीय सरकार के कर्मचारी और लोक उपक्रम के तकनीकी एवं प्रबंधकीय जो अधिकारी हैं वो नौकरशाही के अंतर्गत आते हैं। भारत में जो सिविल सेवा के सदस्य हैं इनकी भर्ती की प्रक्रिया का जो कार्य है वो किसे दिया गया? संघ लोक सेवा आयोग, जिसे आप कहते हैं यूपीएससी, ठीक है। और ऐसा ही एक तो केंद्र के ऊपर है ये, ठीक है, यूपीएससी। एक ऐसा ही जो लोक सेवा आयोग है वो कहाँ बनाया गया है? राज्यों में, जिसे कहते हैं राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है। फिर आता है लोक सेवा आयोग के सदस्यों के बारे में। तो लोक सेवा आयोग के सदस्यों की अगर हम बात करें तो लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित होता है और उनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा की गई जांच के आधार पर ही निलंबित किया जा सकता है। यानी कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है वो यूपीएससी क्लियर करके, ठीक है, आईपीएस बन गया है या फिर आईएएस, ये कुछ भी बन गया है, तो यदि उसे हटाना है तो हटाने की प्रक्रिया कौन चलाएगा? उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति या फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। लोक सेवकों की नियुक्ति दक्षता व योग्यता के आधार पर की जाती है। यानी कि लोक सेवक जो है, यानी कि ये जो आईएएस वगैरह हैं, ठीक है, आईपीएस वगैरह जो ये सभी बनते हैं, इन सभी को किस आधार पर नियुक्त किया जाता है? उनकी योग्यता और दक्षता। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं जिन्हें कह सकते हैं कोटा मिला हुआ है, दलित हैं, आदिवासी हैं, जिन्हें कि संविधान में आरक्षण भी दिया गया है। तो ये चीजें जो है वो नौकरशाही के सदस्य के चुनावों में राज्य लोक सेवा आयोग जो है उसके बारे में आपको समझ में आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब समझिए इसे इंग्लिश में, डिस्क्राइब ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, डिस्क्राइब ब्यूरोक्रेसी। तो सबसे पहले तो आप लिख देंगे सिविल सर्विस क्या होती है, ठीक है, और उसके बाद एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी क्या होती है। देन आगे लिखेंगे आप यहाँ पे अगला पॉइंट, एक सेकंड, ये कलर मेरे को चेंज करना पड़ेगा एक बार। हाँ, अगला लिखेंगे आप इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द ब्यूरोक्रेसी और पब्लिक सर्विस कमीशन, ये क्या चीज है इसके बारे में। तो ये सभी पॉइंट्स आप इजीली यहाँ पे क्लियर कर देंगे, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 4 था आपका। तो इस तरह से आज की हमारी वीडियो यहाँ पे खत्म हो जाती है। एक सबसे आखिरी क्वेश्चन, बहुत छोटा सा प्रश्न है आपका, ठीक है, भारत में जो संसदीय कार्यपालिका है ये क्या है? भारत में संसदीय कार्यपालिका से क्या मतलब? तो देखो भाई, भारत में संसदीय कार्यपालिका जो है ये मतलब भारत का जो संविधान है उसमें कार्यपालिका है संसदीय स्वरूप, जो कि कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। संविधान निर्माता जो थे हमारे, वो एक ऐसी सरकार चाहते थे जिसमें व्यक्ति पूजा पर अंकुश लगा,
ठीक है, क्या वो व्यक्ति पूजा पर अंकुश लगा हो। और 1919 और 1935 में ये जो संसदीय व्यवस्था थी इसकी जड़ें उभरी थी। संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका, विधायिका ये जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, उन्हीं से नियंत्रित भी होती है। भारत के संविधान में औपचारिक रूप से संघीय कार्यपालिका की संख्या किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। पर वास्तव में वह प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी जो मंत्रिपरिषद है उसके माध्यम से इन शक्तियों का उपयोग कर सकता है। मंत्री जो वो केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री कार्य करते हैं। राज्यों के स्तर पर राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद ये सभी मिलकर कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। तो हमने देख लिया भाई कि जो भारतीय संविधान है उसमें जो संसद का स्वरूप अपनाया गया है, कार्यपालिका का जो संसदीय स्वरूप अपनाया गया उसका क्या यहाँ पे महत्व है। तो सबसे पहले ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। हमारे संविधान निर्माता चाहते थे कि व्यक्ति पूजा पर अंकुश लगाओ, यानी कि सभी की सभी शक्तियां जो है वो किसी एक बंदे को ना दी गई हो। ठीक है, इसके जड़ें 1919-1935 में उभरी थी। संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका, विधायिका जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत की औपचारिक रूप से जो शक्तियां वो राष्ट्रपति के पास है, लेकिन उनका ये तभी उपयोग कर सकता है जब वो मंत्रिपरिषद की सलाह लेता है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री कार्य करते हैं। राज्यों के स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद ये सभी मिलकर कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया भारत में कार्यपालिका का वर्णन कैसे करेंगे। उसके बाद डिस्क्राइब द पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, तो कैसे इसको आप डिस्क्राइब करेंगे, ये सभी के सभी पॉइंट्स आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। गाइज यहाँ पे हमारी आज की वीडियो खत्म हो जाती है और मैं यही वीडियो को एंड करता हूँ। गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, और शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। कमेंट तो जरूर कीजिएगा और बताइएगा आपको ये वीडियो कैसे लगी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि और भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको चैनल पर मिलने वाले हैं। तो हम मिलेंगे बच्चों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।